हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स विद ममता। हम एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2016 के पेपर को सॉल्व कर रहे थे। उसमें से हमने 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है और 30 का रिमेनिंग रहता है। ठीक है, तो आज वही 30 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरा सेशंस कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस जब कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशंस कैसा लग रहा है, कैसे मतलब आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, समझ आ रहा है, ये सब आप पॉजिटिव कमेंट के थ्रू मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप और कुछ करें ना करें, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस पक्का करें। 2 से 3 बार रिवाइज प्रीवियस ईयर को ज़रूर करें। उसके अलावा मैंने एक टॉपिक वाइज सीरीज भी शुरू की हुई है, वो भी बहुत अच्छी है। उसमें आपको टॉपिक का डिस्कशन तो मिलेगा ही मिलेगा इन ब्रीफ, और उसके बाद उन टॉपिक्स से हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कैसे क्वेश्चंस आए हैं और कैसे आ सकते हैं, है ना। वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है। आप वो सीरीज़ भी चेक कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है पीजीटी फिजिक्स के लिए। आपको ऐसी सीरीज़ यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी पीजीटी फिजिक्स के लिए, एस्टेट पीजीटी फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा एफर्ट है आप लोगों के लिए कि आप सबका ही एस्टेट पीजीटी फिजिक्स हो जाए, है ना। तो वो सेशंस भी ज़रूर देखें, ये भी ज़रूर देखें। बहुत बड़े सेशंस नहीं है वो, 30 to 40 मिनट्स अराउंड। ठीक है, और 10-10 क्वेश्चन का एक टॉपिक पे डिस्कशन है, तो 10 क्वेश्चन में आपको पता लग जाता है कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस को उठाया जाता है और कैसे क्वेश्चंस को डील किया जाता है ना। मेनली अगर आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी तो वेरी इजी टास्क हो जाएगा फिजिक्स में से नंबर। अपना सब्जेक्ट तो हमारा बेस्ट होना ही चाहिए ना, तो उसके लिए आपको बेस्ट तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और पॉजिटिव कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31, दैट शुड बी इक्वल टू होल्स आर प्रेजेंट इन द, होल्स किस में होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड में होते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप में होते हैं, या फिर बोथ इन कंडक्शन और वैलेंस बैंड में होते हैं। तो होल्स कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, कंडक्शन बैंड में होते हैं। इन दोनों के बीच में जो बैंड होता है उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, एक अनदर इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। जब हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है तो इसमें एक एक्सेप्टर लेवल होता है जो वैलेंस बैंड के बिल्कुल पास होता है। अबो द वैलेंस बैंड जो लेवल हमारे पास पी टाइप में होता है, दैट इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अगर मैं एन टाइप की बात करूं तो एन टाइप में कंडक्शन बैंड के नीचे एक लेवल होता है जिसको डोनर लेवल बोलते हैं, क्योंकि एन टाइप में हमारे पास क्या होता है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है, जबकि पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स की होती है। ठीक है, तो वो डोनर एनर्जी लेवल होता है, ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है। तो अब की बार ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि डोनर एनर्जी लेवल का कहाँ पे एक्चुअली सिचुएशन है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 32, द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज 0.12। न्यूमेरिकल अपर्चर आपको गिवन है। मेनली हम न्यूमेरिकल अपर्चर की बात लेजर में करते हैं। द रेजोल्यूशन लिमिट ऑफ द माइक्रोस्कोप फॉर 6000 एंगस्ट्रॉम लाइट इज। रेजोल्यूशन लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है, और क्या गिवन है, माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ आपको गिवन है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर का जो फॉर्मूला होता है वो इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल अपर्चर का फार्मूला क्या होगा, या फिर जो हमें डी फाइंड आउट करना है, रिजोल्यूशन लिमिट डी हमें जो फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला होगा 1.22 इंटू लैम्डा बाई 2 इंटू न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, और ये इस न्यूमेरिकल अपर्चर वाले केस में है। अगर हम जनरली बात करें टेलीस्कोप वगैरह की तो 1.22 लैम्डा डी बाई डी होता है वहाँ पे, है ना, लैम्डा डी बाई डी। वो आप दोनों तीनों फॉर्मूले यहीं पे हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू गिवन है 0.12। न्यूमेरिकल अपर्चर यूनिट लेस होता है। वेवलेंथ की यूनिट आपको गिवन है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 30.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन कम ही पूछे गए हैं, आजकल नहीं पूछे जाते हैं ऐसे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 33 की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एक्सेस प्रेशर फॉर द शॉप बबल आर इन द रेशियो ऑफ। एक्सेस प्रेशर शॉप बबल का किस रेशियो में है,
3:1 में है, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स क्या होगा? तो किसी भी शॉप बबल का जो एक्सेस प्रेशर होता है वो होता है सरफेस टेंशन ओवर उसका रेडियस ऑफ द शॉप बबल. P शुड बी एक्सेस प्रेशर ऑफ शॉप बबल, दैट इज S/R. अगर ये लिक्विड ड्रैप का पूछता, यहीं पे आप अपने साथ साथ नोट कर लीजिएगा, एक्सेस प्रेशर फॉर लिक्विड बबल, ठीक है, दैट इज 2S/R. लेकिन अगर शॉप बबल है दैट शुड बी S/R. S क्या है? सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन होती क्या है? किसी भी लिक्विड सरफेस पे जो सरफेस है वो कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ लगा रही है, दैट इज द सरफेस टेंशन. ये फॉर मिनिमाइज द सरफेस एरिया के लिए यूज़ करते हैं हम सरफेस की टेंशन को. R इज द रेडियस ऑफ द शॉप बबल. तो P1 P2 का प्रेशर का रेशियो गिवन है 3:1. और किसका रेशियो पूछा है? वॉल्यूम का. तो पहले हम किसका निकाल लेंगे? रेडियस का. तो रेडियस R2 क्या हो जाएगी? 3 और R1 क्या हो जाएगा? 1. तो वॉल्यूम का पूछा है. शॉप बबल क्या है? स्फेरिकल शेप का है, तो वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई R1 क्यूब बाई 4/3 ऑफ पाई R2 का क्यूब. तो R1 का क्यूब बाई R2 का क्यूब. R1 क्या है? 1 और R2 क्या है? 27. तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:27. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सरफेस टेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ऐसा क्वेश्चन स्क्रीनिंग में आया हुआ था. ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 34, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज. फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के आपको रेडियस गिवन है और फोर्थ ऑर्बिट में रेडियस पूछी है. तो आपने अगर मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने टॉपिक वाइज डिस्कशन किया है, उसमें मैंने न्यूक्लियस और बोहर मॉडल का डिस्कशन किया है एक वीडियो में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाए हैं. तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो रेडियस है उसका जो डिपेंडेंस है वो किसके इक्वल होता है? R इज इक्वल टू n² A0. तो हमें A0 मतलब या R1 दैट शुड बी ग्राउंड स्टेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो फोर्थ ऑर्बिट की पूछी है तो n² से मल्टीप्लाई कर देंगे 4² मतलब 16 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻10. तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? 8 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर. ऑप्शन नंबर 3. हाइड्रोजन एटम्स में आपको क्या क्या पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल? आपको रेडियस का डिपेंडेंस पता होना चाहिए, वेलोसिटी का डिपेंडेंस पता होना चाहिए, एनर्जी का डिपेंडेंस पता होना चाहिए. और हमने वो सब वीडियो में डिस्कस किया है पहले टॉपिक वाइज, और फिर उन्हीं पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस. इसी पे आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगे हैं. हो सकता है वो अगली बार ये स्टेटमेंट दे दे कि रेडियस का डिपेंडेंस एन पे कैसा है, वेलोसिटी का डिपेंडेंस एन पे कैसा है, एनर्जी का डिपेंडेंस एन पे कैसा है, और कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स पूछ ले, है ना. तो हमें उस तरीके से भी अपने कंसेप्ट्स को तैयार करके रखना है. तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक विद क्वेश्चन वाली सीरीज़. आपका पूरा एक माइंड मैप बन जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस का, उस टॉपिक का. और बहुत शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में मैंने करवाया है, इजी भी रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत लंबी वीडियोस नहीं है वो. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन 35. ये क्वेश्चन 2021 या 22 में पूछा हुआ है. एट 0 केल्विन टेम्परेचर द जर्नल एक्सप्रेशन ऑफ फर्मी एनर्जी इज. क्या होगा? तो ये क्वेश्चन वैसे ये वैल्यूज कांस्टेंट है, आपको सिर्फ n की पावर से ही डिपेंडेंस पता लगता है. तो फर्मी एनर्जी होती क्या है? ये हमेशा 0 केल्विन पे ही डिफाइन करते हैं हम. फर्मियंस जो कि इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी क्या होती है? स्पिन हाफ होती है, जो एक्वायर करते हैं एट 0 केल्विन पे मैक्सिमम एनर्जी, अबो विच सारे एनर्जी लेवल क्या होते हैं? वैकेंट होते हैं. 0 केल्विन पे जो एनर्जी प्रेजेंट होती है दैट शुड बी फर्मी एनर्जी, और जो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स फर्मी एनर्जी लेवल में होते हैं, और वो किसके इक्वल होती है? ये 3 डायमेंशन का फॉर्मूला है. फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन इन 3 डायमेंशन, ये आप लिख लीजिएगा, ये 3 डायमेंशन में है. दैट इज h² 2me 3π² n² बाई n की पावर 2/3. तो 2/3 का डिपेंडेंस अगर आप ऑप्शंस में देखें तो सिर्फ ऑप्शन 1 में है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट होती है. इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है जो मैं आपको बता देती हूँ. हम नेट में जनरली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. 3 डायमेंशन में हमारे पास फर्मी एनर्जी का जो डिपेंडेंस है n यहाँ पे है क्या? नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास है. इसका डिपेंडेंस है 2/3. तो हम यहाँ पे लिखते हैं EF का डिपेंडेंस n पावर S/D.
एस क्या है, डी क्या है, ये कैसे पता करेंगे आप? तो आपका जो एनर्जी होता है वो रिलेटिविस्टिक एनर्जी नहीं, यहाँ पे हम नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? जब एनर्जी की वैल्यू क्या हो, p²/2m। ठीक है, तो यहाँ पे जो s है ना वो एक्चुअली है क्या, वो p की पावर्स है। तो s में p की पावर कितनी है, 2, तो s की वैल्यू कितनी होगी, 2। और d डायमेंशन है, d शुड बी डायमेंशन, मैं 3 डायमेंशन की बात कर रही हूँ तो d शुड बी 3। तो यह 3 डायमेंशन में 2/3 आएगा। अगर यही मैं रिलेटिविस्टिक में बात करूँ तो हमें पता है रिलेटिविस्टिक में हम एनर्जी लिखते हैं E=PC। फोटोन की एनर्जी यही होती है ना, तो फोटोन की एनर्जी होती है E=PC। तो इस केस में S की वैल्यू क्या होगी, 1, और D की वैल्यू क्या होगी, 3 डायमेंशन है 3। तो इस केस में आपके पास क्या होगा, 1/3, n की पावर 1/3 पे डिपेंडेंस होगी। अगर ये 2 डायमेंशन में बात करता, सेम फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन इन 2 डायमेंशन, दैट शुड बी इक्वल टू n पावर, s की वैल्यू भी 2 और d की वैल्यू भी 2, तो n पे डिपेंडेंस हो जाती है। अगर ये 1 डायमेंशन में पूछता तो n पावर 1/3। यहाँ पे देखो कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न भी करते हैं और गलत भी कर देते हैं कि ये 1 डायमेंशन में भी हो सकता था, लेकिन जब आपको कोई डायमेंशन गिवन ना हो तो हम जनरली 3 डायमेंशन को ही मानते हैं कि 3 डायमेंशन होगा वो, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। वरना ये भी फर्मी एनर्जी का ही एक्सप्रेशन है इन 1 डायमेंशन। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। आजकल इस क्वेश्चन को घुमा के भी थोड़ा पूछने लगे हैं, मीन एनर्जी की फॉर्मेट में पूछने लग गए हैं। 2022 का पेपर मैंने सॉल्व करवाया है, उसका लास्ट एक क्वेश्चन रहता है शायद, उसमें ये क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगी भी कि हमने 2016 में भी डिस्कस किया था। तो ऐसे ऐसे आप रिलेटेड कंसेप्ट्स को वहीं लिख लें तो इजी रहेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ गैस कंटेन इन अ क्लोज कंटेनर 1 डिग्री सेल्सियस, इट्स प्रेशर इंक्रीजेज बाय 0.4%। प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, मतलब P2 प्रेशर क्या है, 0.4% ऑफ P1। तो इनिशियल टेम्परेचर T1 इससे पूछा गया है और फाइनल टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू गेई-लुईस लॉ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। तो P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 इज कॉन्स्टेंट। P2 आपको गिवन है P1 प्लस 0.4% ऑफ P1, तो ये होगा 1.001 ऑफ P1। और T2 आपको गिवन है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, T1 + 1 पुट कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी 250 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ऑप्शंस केल्विन में दिए गए थे इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया था एस्टेट ने, मतलब इसमें से आंसर कोई भी नहीं था। केल्विन में नहीं, डिग्री सेल्सियस में आंसर होगा, और डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में चेंज करते हैं तो कोई भी ऑप्शन सेट नहीं बैठता है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को भी हटा दिया। थर्मोडायनेमिक्स तो मैंने इतने अच्छे से कवर किया हुआ है ना टॉपिक वाली सीरीज़ में, 5 से 6 क्लासेज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है। आई एम डैम श्योर कि उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत भी नहीं होगा, और सारे कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं उसमें से जो पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 कितना है, बीच में गायब हो गई क्या। कोई बात नहीं, वो बीच में से क्वेश्चन का पेज गायब हो गया, पता नहीं कहाँ रख दिया, कोई ना, नेक्स्ट कर लेते हैं। टू राइट द डेसिमल नंबर 37 इन बाइनरी सिस्टम हाउ मैनी बाइनरी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड। तो हमसे कितने बाइनरी डिजिट्स होंगे रिक्वायर्ड, वो हमसे पूछा गया है, और ये आपको डेसिमल में गिवन है 37। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं एज मच एज पॉसिबल। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, दैट इज 37 को 18 पे करेंगे 1 बचेगा, फिर 9 पे करेंगे 0 बचेगा, फिर 9 को 4 पे करेंगे 1 बचेगा। फिर आपके पास ऐसे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो फॉर्मेट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा 1 0 0। हम क्या करते हैं, डाउन से अप की तरफ लिखते हैं 1 0 0 1 0 1, दैट इज डेसिमल ऑफ 2।
है ना। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप +2 में भी करते आए हैं तो आप कर लोगे नो डाउट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ गिवन रेजिस्टेंस मेजर्ड विद द पोटेंशियोमीटर इन कंपैरिजन टू वन डायमेंशन। इसने कहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर रहे हैं किसी भी गिवन रेजिस्टेंस के, अगर वो मैं पोटेंशियोमीटर से क्या करूं, मेजर करूं इन कंपैरिजन टू द वोल्ट मीटर, तो क्या फर्क पड़ेगा? ऑलवेज लेस आएगा, इक्वल आएगा, ऑलवेज मोर आएगा, या फिर आपके पास मे बी लेस और मोर देन आएगा, क्या आएगा? तो जब भी आप पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो हमेशा आपके पास जो वैल्यू होगी वो एक्यूरेट होगी, ऑलवेज क्या होगा, मोर होगा। हमेशा पोटेंशियोमीटर से जब भी आप इसको मेजर करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ज़्यादा आएगी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड, ऑलवेज विल बी मोर, क्योंकि पोटेंशियोमीटर क्या करता है, एक्यूरेट वैल्यूज को देता है एज कंपेयर टू द वोल्ट मीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 47, एंगल बिटवीन द a प्लस बी एंड a माइनस बी विल बी। आपको दो वेक्टर क्वांटिटीज गिवन है, a प्लस बी और a माइनस बी, उनके बीच में कौन कौन सा एंगल हो सकता है? 0 हो सकता है, 90 हो सकता है, कौन कौन से एंगल्स हो सकते हैं? तो अगर मैं देखूं तो आपके पास जो एंगल है a, दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो a का मोड स्क्वायर माइनस ऑफ b का मोड स्क्वायर बनता है आपके पास। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे a का मोड स्क्वायर और b का मोड स्क्वायर, हमें पता है ना तो a वेक्टर 0 हो सकता है ना ही b वेक्टर 0 हो सकता है। तो पॉसिबल वैल्यूज कहाँ कहाँ तक हो सकती है? दैट कैन बी 0 to 180 आपके पास क्या हो सकती है, इसकी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, टनल इफेक्ट इज यूज टू एक्सप्लेन अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके और न्यूट्रॉन डीके। तो टनल इफेक्ट हमेशा अल्फा डीके में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि टनल इफेक्ट क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन क्वांटम मैकेनिक्स कुछ ना कुछ होगी, टनल की तरह होगी। टनल क्या होता है, एक बहुत ही शॉर्ट वे होता है ना, संकीर्ण रास्ता जिसको बोलते हैं। तो हमारे पास भी क्या होता है, अल्फा डीके में कुछ इस तरह से प्रोसीजर होता है। आपने वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल भी पढ़ा होगा इन क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हम क्या कहते हैं कि जितना आपका क्लासिकली तो ये कहा जाता है कि जो पार्टिकल है जब इस वेल से टकराएगा तो वो जितना इंसिडेंट किया उतना ही वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि रिफ्लेक्ट बैक होने के साथ साथ वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, टनलिंग करेगा, या फिर वो क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। तो वो इफेक्ट किस में एक्सप्लेन किया जाता है, अल्फा डीके में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंटरनल पॉइंट्स ऑफ स्फेरिकल चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। तो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टिंग सरफेस का मतलब है वो होलो चार्ज कंडक्टिंग सरफेस की बात कर रहा है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा है। और जब हम होलो कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो नेट चार्ज हमारे पास होता है वो क्या करता है, सरफेस पे लाई करता है ना। जितना भी चार्ज होगा वो आपका क्या करेगा, सरफेस पे लाई करेगा। तो इसका मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, 0। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है लेकिन उसका पोटेंशियल 0 नहीं होता है। तो इसका मतलब पोटेंशियल 0 नहीं होगा जब आपके पास E 0 होगा। तो ट्रू स्टेटमेंट कौन सी होगी, सेकंड स्टेटमेंट विल बी ट्रू। अच्छा, ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों नहीं हो सकती? फर्स्ट अगर मैं बात करूं, ऐसे इंटरनल पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होता है। अगर मैं इंटरनल पॉइंट पे बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है क्योंकि चार्ज क्या करता है, सरफेस पे लाई करता है। तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फोर्थ भी सिमिलरली, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड तो इसमें गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉज इक्वल टू 0, तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 50 की, एक लेंस है जो बिहेव कर रहा है एज अ कन्वर्जिंग लेंस इन एयर। कन्वर्जिंग लेंस की तरह तो वो एयर में बिहेव कर रहा है और डाइवर्जन लेंस वो वाटर में बिहेव कर रहा है। तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मटेरियल का वो क्या है, स्मॉलर देन एयर है, ग्रेटर देन
बोथ ऑफ एयर एंड वाटर, ग्रेटर देन ऑफ एयर बट लेस देन ऑफ वाटर और इक्वल टू द वाटर। देखो एयर में वो कैसा बिहेव करा है, कन्वर्जिंग जब भी कोई लेंस होता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एयर। तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से तो ज़्यादा है लेकिन वाटर से क्या है, कम। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। कुछ इस तरह से लाइक करेगा, μ2 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और μ3 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो μ2 कन्वर्जिंग है एयर के कंपैरिजन में, तो μ2 ग्रेटर देन μ1, और डाइवर्जिंग है एज कम्पेयर टू द वाटर, तो ये लेस देन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर मैं बात करूं, इन एनी फिजन प्रोसेस द रेशियो ऑफ मास ऑफ फिजन प्रोडक्ट्स ओवर मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियर इज ऑलवेज क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट थी, क्योंकि हमारे पास क्या होता है फिजन में, कोई भी एटम जुड़ के बनता है, कोई भी एटम दो पार्ट में स्प्लिट होता है, फिजन में स्प्लिट होता है, फ्यूजन में वो जुड़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, एक पार्टिकल है जिसका मास है m और वो सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस r में मूव कर रहा है इस तरह से कि उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, k² r/t², जहाँ पे k कांस्टेंट है। तो पावर कितनी डिलीवर्ड होगी टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, पावर इसने पूछा है। तो हमने वर्क एनर्जी और पावर में मैंने ये क्वेश्चन टॉपिक विद सीरीज वाली में करवाया है। मैंने उसमें दो तरीका लिया, एक पावर भी बताया था और एक वेलोसिटी भी बताई। तो इसने एक ही कंसेप्ट पूछा है पावर का। तो पावर कैसे निकालेंगे, हमें पता है एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल किसके इक्वल है, k² r/t², और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू m k² r/t², और पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी F.v आपके पास क्या होता है, पावर होता है, या FV cos थीटा। तो थीटा 0 है तो आपके पास फोर्स और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। फोर्स कहाँ से हमने फाइंड आउट किया है, m k² r/t², और वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस ओवर टाइम, और कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो इसकी रेडियस है r/t। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पावर क्या आ जाएगी, m k² r²t। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने टॉपिक वाली सीरीज में करवाया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 53 की, ओनली 2% ऑफ द मेन करंट इज पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G, देन द रेजिस्टेंस ऑफ शंट विल बी। शंट का मतलब क्या होता है, कोई भी पैरेलल रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं वो एज अ शंट बिहेव करता है। तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनेगा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या है, एक X रेजिस्टेंस है और गैल्वेनोमीटर का खुद का एक रेजिस्टेंस है G। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस सर्किट में से टोटल करंट I फ्लो कर रहा है, तो IG करंट गैल्वेनोमीटर से पास कर रहा है, और जो आपका शंट रेजिस्टेंस X है उसमें से कितना करंट पास करेगा, IG यहाँ पे पास कर रहा है, टोटल करंट I था तो यहाँ पे कितना करंट पास करेगा, I माइनस IG। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ शंट रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के साथ किस में है, पैरेलल फॉर्मेट में है। तो आपके पास जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट, दोनों पैरेलल में है तो x प्लस 1/x प्लस 1/g। तो r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, g ऑफ x बाई जी प्लस एक्स। लेकिन हमसे रेजिस्टेंस नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू पूछी है। और हमें पता है कि 2% मेन करंट का पास कर रहा है गैल्वेनोमीटर में, इसका मतलब 98% कहाँ पास कर रहा है, उस शंट रेजिस्टेंस में पास कर रहा है। तो रेशियो ऑफ द गैल्वेनोमीटर करंट टू द मेन करंट क्या है, 2/100, 2% है ना, इज इक्वल टू x बाई जी प्लस एक्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी g/49। तो आंसर थर्ड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 54 की, एक कैपेसिटर है 100 माइक्रोफेराड का जो चार्ज है 200 वोल्ट पे, और जब वो डिस्चार्ज होता है 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू, तो टोटल हीट जनरेट कितनी होगी उस रेजिस्टेंस में। तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से बनेगा, एक मैंने वोल्टेज अप्लाई की है, ठीक है, उससे जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है, और चार्ज तो वो हो रहा है थ्रू एक रेजिस्टेंस के, और डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 2 ओम। ठीक है, और इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी गिवन है, 100 माइक्रोफेराड। पोटेंशियल आपको कितना गिवन है, 200 वोल्ट।
है ना। तो जितना ये चार्ज होगा वो डिस्चार्ज होगा, वो किसके इक्वल होगा, जितनी एनर्जी इसमें स्टोर होगी। तो टोटल हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी, जितनी एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर होगी। और हमें पता है कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज हाफ सी वी स्क्वेयर। तो पुट कर देंगे हाफ, सी की वैल्यू आपको गिवन है 100 माइक्रोफेराड, 100 इंटू 10⁻⁶, वी पोटेंशियल आपको गिवन है 200 इंटू स्क्वेयर, दैट इज 2 जूल। तो जो आपके पास हीट जनरेटेड होगी वो कितनी होगी, 2 जूल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 55 की, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, एक्स रेज, अल्ट्रासोनिक वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स एंड ऑल द ऑप्शंस रॉन्ग। तो वैक्यूम में कौन फ्लो नहीं कर सकता, अल्ट्रासोनिक वेव्स आपके पास वैक्यूम में फ्लो नहीं कर सकती। इसका एक क्वेश्चन इसी पेपर में पहले भी आया था, तो इसमें एनर्जी स्पेक्ट्रम का अच्छे खासे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो आप चेक कर लेना, एनर्जी स्पेक्ट्रम आपके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ एक क्वेश्चन नंबर 56 की, तो एक कॉयल है जिसका रेजिस्टेंस है 300 ओम और वो इंडक्टेंस है 1 हेनरी के साथ कनेक्टेड है विद रिस्पेक्ट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है 300/2 पाई हर्ट्ज। तो वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बतानी है। तो हमें पता है इंडक्टर और रेजिस्टेंस का जो सर्किट होता है उसमें हमेशा कौन लीड करता है, करंट लीड करता है, किसके कंपैरिजन में, वोल्टेज के कंपैरिजन में। तो उन दोनों के बीच में एक एंगल होगा, वो एंगल ही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है। तो आपके पास सर्किट की अगर मैं बात करूं तो एक आर और एल दोनों सीरीज में कनेक्ट होंगे एक एसी सोर्स से। हमें पता है आर आपको गिवन है 300 ओम, एल आपको गिवन है 1 हेनरी और फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है 300/2 पाई हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी गिवन है तो हम क्या निकालेंगे, एक्सएल दैट इज ओमेगा एल। ये क्या है, इंडक्टेंस का रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज एक्सएल, जो इक्वल होता है ओमेगा एल। तो ओमेगा क्या होगा, 2 पाई न्यू एल इंटू एल, न्यू की वैल्यू गिवन है, एल की गिवन है, तो एक्सएल निकल जाएगा 300। नेट इस पूरे सर्किट का इम्पिडेंस क्या है, दैट विल बी गिवन बाय आर स्क्वायर प्लस इंडक्टिव इम्पिडेंस का स्क्वायर का रूट। तो 300 स्क्वायर का रूट 2 बार करेंगे तो ये क्या बनेगा, जो इस पूरे सर्किट का इम्पिडेंस है वो आ जाएगा 300√2। और जो फेज एंगल हम निकाल सकते हैं वो निकालते हैं cos phi/r/z, रेजिस्टेंस ओवर टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। तो r/z आपको पता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा cos phi = 1/√2 और cos phi की वैल्यू आ जाएगी cos 45 और phi की वैल्यू आ जाएगी 45, ठीक है। आंसर इसका सेकंड करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये एलसीआर सर्किट है, चाहे सीरीज है, चाहे पैरेलल है, चाहे आरएल सर्किट है, आरसी सर्किट है या आर सर्किट है, इन पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और हर बार एस्टेट पूछता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 57 की, तो द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ अ रेडियस आर अबाउट अ डायमेट्रिक एक्सिस इज 25 kilogram meter square. Its moment of inertia about a parallel axis to a diametric at a distance r/2 from the center will be, क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन है, रोटेशनल डायनेमिक्स से। तो ये तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क का अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस कितना होता है, mr²/4। और फिर दोबारा इसने इसी का ही पूछा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस जा रही है जो डायमीटर से कितने डिस्टेंस दूर पे है, r/2 फ्रॉम द सेंटर। तो इसका क्या होगा, तो इसका यूज़ करने, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करते हैं, जो क्या कहती है कि आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके इक्वल होगा, जो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस m इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना गिवन है, r/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज i प्लस mr²/4। और ये i कौन सा है, ये i है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस, कि डायमीटर से एक एक्सिस पास कर रही है डिस्क के, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके इक्वल है, दैट शुड बी इक्वल टू mr²/4। और नेट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, mr²/2, दैट शुड बी कैन बी रिटन एज 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस, जो आपको गिवन भी है 25। तो यहाँ पे आपके पास नेट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 2 × 25 दैट इज 50 किलोग्राम पर मीटर, 50 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 58 की, तो आपके पास क्या है, 4 सिमिलर चार्जेस है, हर एक चार्ज Q है जो प्लेस किया है मैंने सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड A, ठीक है। तो कितना वर्क डन नीड होगा
टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज, कि सेंटर इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे लाने पे आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो आपसे पूछा गया है। और आपको बताया गया है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के हर जो कॉर्नर है उस पर एक चार्ज क्यू है और एक सेंटर पे चार्ज है, तो कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो वर्क डन होगा, इसका मतलब कितना उसमें वर्क डन एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाऊँ तो कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा कि हर एक स्क्वायर की जो साइड है वो ए है और जो डायगनल्स होंगे वो क्या होंगे, a/√2 और a/√2 का भी 2, तो यहाँ से चार्ज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a/√2/2। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, किसी एक का निकालेंगे क्योंकि सेम डिस्टेंसेज है चारों की सेंटर से, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर एक की बात करूँ मैं तो पोटेंशियल क्या होता है 1/4πε0 Q/r, और जो r का डिस्टेंस है ये q नहीं है, दैट शुड बी r, और r की वैल्यू क्या है a√2/2। डायगनल निकाल लोगे ना आप, ये साइड a है ये साइड a है, तो पूरा डायगनल क्या निकलेगा √2a, और उसका भी आधा करना है तो √2a/2। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो पोटेंशियल होता है वो क्या किसके इक्वल होता है 1/4πε0 Q/r, तो r की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट शुड बी a/√2/2, तो ये बनेगा √2q4πε0 ऑफ a। ये सिर्फ एक चार्ज पे है सेंटर की चार्ज की वजह से, तो चार चार्जेस हैं ऐसे, तो चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे आपके पास जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा √2q/πε0 a। हमसे पोटेंशियल तो पूछा ही नहीं, उसने क्या पूछा था वर्क डन। तो वर्क डन आपका किसके इक्वल होगा कि कितना वर्क किया गया है इन्फिनिटी से 0 तक चार्ज लाने में। तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या है 0 और चार्ज क्या है यूनिट चार्ज को लेके आने में, तो चार्ज की वैल्यू 1 माइनस किसके इक्वल आ जाएगा, जो आपका वर्क डन होगा दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ V0, और V0 क्या है टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर। तो टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेंटर हमने निकाला था √2q/π/ε0 ऑफ a, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 59 की, तो एक कंडक्शन करंट सेम है डिस्प्लेसमेंट करंट से, तो सोर्सेज क्या हो सकते हैं, दोनों तरह के सोर्स हो सकते हैं, वो अल्टरनेटिंग करंट का भी और डायरेक्ट करंट का भी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60, एक कार्नोट इंजन है जो वर्क कर रहा है एज अ रेफ्रिजरेटर इन बिटवीन 250 केल्विन एंड 300 केल्विन। इट एक्वायर्स 750 कैलोरी फ्रॉम हीट सोर्स एट अ लो टेम्परेचर, देन हीट जनरेटेड एट द टेम्परेचर विल बी। तो देखो थर्मोडाइनमिक्स से हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप थर्मोडाइनमिक वाली सीरीज़ 2 से 3 बार रिपीट मोड में देख के अपना अच्छे से कंसेप्ट को तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें से इसने पूछा है आपको रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क कर रहे हैं, तो रेफ्रिजरेटर की जो एफिशिएंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, उसको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू K इज इक्वल टू T1/T2 माइनस T1। इनिशियल टेम्परेचर आपको 250 केल्विन गिवन है, फाइनल टेम्परेचर आपको 300 केल्विन गिवन है, तो इसका जो एफिशिएंसी होगी या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो कितना आ जाएगा 5। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम इन टर्म्स ऑफ हीट भी लिख सकते हैं, दैट विल बी Q1/Q2 माइनस Q1। तो Q1 की वैल्यू कितनी है 750 आपको गिवन है, Q2 आपको फाइंड आउट करना है, Q2 माइनस 750, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900 केल्विन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास थे 2016 का पेपर। इसमें से 5-4 क्वेश्चंस रहते हैं, वो पेज पता नहीं कहाँ गायब हो गया। कई बार मैं क्या करती हूँ टॉपिक वाइज जो सीरीज़ हैं तो उन क्वेश्चंस को उठा लेती हूँ मतलब वहाँ से कि हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे, है ना। तो कई बार ये मेरे नोट्स इधर उधर हो जाते हैं, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, पर कोई बात नहीं, वो 4-5 क्वेश्चन की मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगी इसके साथ ही। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी 2016 के पेपर के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप ज़रूर देखें, एनालाइज करें। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच कह रही हूँ। आपका पेपर निकलेगा तो इस प्रीवियस ईयर से ही निकलेगा जितने चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आपके 2-4 क्वेश्चन भी और एक्स्ट्रा बन जाते हैं, आप 2-4 क्वेश्चनों की वजह से ही रहते हैं। अगर आप 2-4 क्वेश्चन और अच्छे से ठीक कर पाएंगे तो ईजिली आप इसको क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।